प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड अतीत से वर्तमान के भाग 3 के तीसरे चैप्टर का प्रश्न व उत्तर। जो आपका तीसरा चैप्टर है ग्रामीण जीवन और समाज, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अध्याय नंबर 3 ग्रामीण जीवन और समाज, जिसे हम अंग्रेजी शासन और भारत के गाँव के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम इनके अभ्यास एवं प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला है कि सही विकल्पों को चुनें, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यही है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। तो बिहार में जो अंग्रेज के समय थे उस समय अस्थाई बंदोबस्त की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। तीसरा प्रश्न है रैयत बारी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसे माना गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका किसान। चौथा प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अपनी आय को बढ़ाना। उसी के बाद यहाँ पे निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, मतलब आपको मिलाना है। सबसे पहला है महलबारी। महलबारी जो होता है पंजाब में होता है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र लोग करते हैं। नकदी फसल बिहार में होता है। अस्थाई भूमि व्यवस्था जो होता है 1793 में लागू हुआ था। अब चलिए हम विचार करते हैं। आइए विचार करने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर इंड हो जाएगा। चलिए पहला जो प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। मतलब जिस समय अंग्रेजी शासन हो रहा था उसके पहले जो भारत की भूमि व्यवस्था थी एवं लगान प्रणाली थी उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए जो हम जानते हैं आपको बता देते हैं। अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में मैं यह जानता हूँ कि हर गांव में एक व्यक्ति होता था। पहले जो होते थे हर गांव में एक व्यक्ति होते थे जिसे राजा द्वारा काफ़ी भूमि दी जाती थी, मतलब बहुत बड़ा मालिक उसे बनाया जाता था पूरा गांव की। वही व्यक्ति जमींदार के रूप में किसानों से लगान भी वसूलना करता था और उस रकम को अपने पास रख लेता था। इसके एवज में, मतलब इसके बदले में वह जमींदार राजा को, जब राजा उसको कुछ महत्व दे रहा है, पूरा गांव की मालिक बना रहा है, जमींदार बना रहा है, तो उसके एवज में वह जो जमींदार है राजा को अनेक प्रकार से सेवा करता था। राजा द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे पूरा कर ना उस ज़मींदार का कर्तव्य था, क्योंकि उसको भी ज़मीन दे रहा है, आप उतना ज़मीन का मालिक बन रहा है, तो आप भी कुछ कर्तव्य निभाओगे तभी तो अंग्रेजी शासन आपको कुछ मदद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आप लोग समझ गए हों। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्ती की विशेषता को बताएं। मतलब जो अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था था उसकी विशेषता आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहला विशेषता यही है कि ज़मींदारों की नियुक्ति की जाती थी। देखिए अंग्रेज़ों ने क्षेत्र विशेष में राजाओं, तालुकदारों तथा बाहुबली जो लोग थे उनको ज़मींदार के रूप में नियुक्त करता था। कोई भी निम्रा को नहीं कुछ बनने देता है। जो ज़्यादा मजबूत रहता है, बाहुबली रहता है, उसी को सभी जगह मान्यता दी जाती थी। पहले भी ऐसा ही होता है। देखिए अंग्रेज जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्षेत्र विशेष में, मतलब जो क्षेत्र विशेष है वहाँ राजाओं, तालुकदारों तथा बाहुबलियों को ज़मींदार के रूप में नियुक्त कर लिया। यह निश्चित कर दिया गया कि खास क्षेत्र का वे लगान वसूलें। यह निश्चित किया गया कि आप इसी क्षेत्र में, मान लो ये कोई बेले नामक गांव है तो आप यहीं पे नियुक्त हैं और दूसरी जगह आप नहीं तहसील सकते हैं, ज़मींदार हैं तो। मतलब एक गांव निश्चित कर दी जाती थी। उसके बाद दिया गया यह निश्चित कर दिया गया कि खास क्षेत्रों के वे लगान वसूलें और एक निश्चित राशि कंपनी के खाते में जमा कर दें। देखिए मतलब आप एक निश्चित राशि कंपनी के खाता में, मतलब अंग्रेज़ों के जो बनाए थे उस समय, उसी समय खाता कुछ बनाई होंगी, उसमें जमा कर देने के लिए एक विशेष रकम उसको चाहिए। शेष बची राशि को वे अपनी आय माने, जो उसकी बचे आय जितना, मतलब एक निश्चित कर दिया जाता था कि आपको एक महीना में 1000 देना ही है, चाहे आप जैसे लाओ, ज़मींदार हो तो। मतलब एक विशेष रकम निश्चित कर दी जाती थी, उस रकम को देना पड़ता था। अगर उसके बाद आपका कुछ बचता है, शेष बची जो राशि है वो आप रख सकते हो, अपनी आय मान सकते हो। दूसरा जो है पॉइंट कृषि का विकास, ये सब किसकी विशेषता है। तो अस्थाई बंदोबस्ती की विशेषता है। तो दूसरा विशेषता है कि कृषि का विकास। देखिए कंपनी के अफसरों को विश्वास था कि ज़मींदार अपनी आय से कृषि में विकास करेंगे, नहर, कुएं, पाइन आदि खुदवाएंगे, जिससे उपज बढ़ेगी। उपज बढ़ने से ज़मींदार की आय की भी वृद्धि होगी, लेकिन ज़मींदार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी के अफसर, जो कंपनी के अफसर होते थे, उनको विश्वास था कि ज़मींदार जो हैं, ज़मींदार पे उसके विश्वास था कि अपनी आय से कृषि में विकास करेंगे।
जो उसका आय होगा उतना के बाद भी उसके जो आय बचा उससे वो कृषि में ही विकास करें। नहर, कुएं, पाइन आदि खुदवाएं जिससे उपज बढ़ेगी। उपज बढ़ने से ज़मींदार की आय की भी वृद्धि होगी। लेकिन तो ज़मींदार ऐसा करेगा तो उसका पेट पे फिर लाठी लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया। तीसरा जो है विशेषता कि कंपनी की आय का निश्चित होना। अस्थाई बंदोबस्ती जिस समय चल रहा था उसमें कंपनी की आय एक निश्चित हो गई थी कि आपको 1000 देना है, 2000 देना है। चौथा जो पॉइंट है विशेषता वह है किसानों का नुकसान। कुछ किसान का नुकसान भी हुआ। अब देखिए कैसे। कंपनी की आय तो निश्चित हो गई और ज़मींदार की मौज मस्ती से रहने लगे, लेकिन किसानों की स्थिति इतना दयनीय रहने लगा कि बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएं, यहाँ पे सूखा सुधार लीजिएगा, सूखा जैसी आपदाएं फसल को बर्बाद कर दिया। फिर भी उसने लगान वसूला जाता था, नहीं देने पर उनका खेत नीलाम कर दिया जाता। देखिए कैसा करता था पहले अंग्रेज। कह रहा है कि कंपनी की आय तो निश्चित हो गया और ज़मींदार की भी मौज मस्ती हो रही है, लेकिन किसान की ऐसा दयनीय स्थिति आया कि बाढ़ और सूखा जैसी आपदा फसल को बर्बाद कर दिया। फिर भी उसने लगान को वसूला जाता था। उस समय भी आपका बर्बाद भी हो गया तो फिर भी आपको देना पड़ेगा लगान। नहीं देने पर उनका खेत को नीलाम कर दिया जाता था, खेत दूसरे को दे दिया जाता था। अब अगला जो प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताइए। तो हम तो अपने शब्द में ही बताएंगे, आप लोग अपने शब्द में भी लिख सकते हो। कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा जो बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता था, बदलाव किया जाता था, आप किस रूप से देखते हैं, किस रूप में उसे देखते हैं? तो हम देखिए जिस प्रकार देखते हैं उसे बताते हैं, उसी तरह बताते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में इसलिए परिवर्तन किया जाता था ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। वे अधिक से अधिक लाभ चाहते थे, कारण कि उसी रकम से उन्हें माल खरीदकर अपने देश भेजना पड़ता था। एक बात यह भी था कि भारत के सभी क्षेत्रों में एक बार में ही उनका शासन स्थापित नहीं हुआ। धीरे धीरे ना अंग्रेज यहाँ पे बसा जी, एक बार नहीं हुआ, धीरे धीरे सबको सबसे रूम मांगी कि हमें रहने के लिए दीजिए, धीरे धीरे वो पूरा यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो तीसरा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था कैसे अलग है? जिस समय अंग्रेज की भूमि राजस्व व्यवस्था था वो आज की जो व्यवस्था चल रही है उससे कैसे अलग है? संक्षेप में आप बता दीजिए छोटे अक्षरों में। तो चलिए हम बता देते हैं। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था ऐसी थी कि वे लगान वसूलने के लिए जमींदार नामक मध्यस्थ रखते थे। मतलब अगर उसको कर वसूलना होगा किसी से तो ज़मींदार को निश्चित कर देता था कि इस गांव से तुमको आज इतना कर लाना है। मतलब ज़मींदार उन लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। जबकि आज की जो व्यवस्था है यह है कि सरकार सीधे अपने कर्मचारियों के द्वारा किसानों से राजस्व वसूली करते हैं। देखते होंगे कि आप लोग से टैक्स, पूरी ज़मीन जितना है आपका उस आधार पे टैक्स काटा जाता है। पहले जैसा कर नहीं वसूला जाता है, अब सिर्फ टैक्स काटा जाता है। इसी प्रकार अब पाँचवा जो प्रश्न है कि नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? देखिए नई जो राजस्व नीति आई उसका भारतीय समाज पर यह असर हुआ कि किसान को सरकार से संबंध स्थापित हो गए। मतलब किसान सरकार से पूरा खुश हो गए। ज़मींदार पहले किसानों को सताया करते थे। जो पहले वाले ज़मींदार थे उस समय तो किसान को बहुत सताया करता था। आप कहिए कैसे? तो आपको निश्चित कर दिया जाता था कि आपको 10 मन देना है, आपका हो उपज या ना हो, निश्चित आपको देना ही है, चाहे आप जैसे दीजिए। लेकिन अब जो है नई राजस्व नीति लागू हुई, जब से ज़मींदार जो पहले सताते थे, नजराना लेते थे, इस मनमानी से भारतीय जो समाज है उसको मुक्ति मिल गई, पूरी तरह से मुक्ति मिल गया। यही आपका असर भारतीय समाज पर पड़ा। छठा जो है प्रश्न वो है नील की खेती की प्रमुख समस्या की चर्चा करिए। देखिए नील की खेती की जो प्रमुख समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या यह है कि नील की अगर आप खेती करोगे तो ज़मीन अनुर्वर हो जाएगी, मतलब उपजाऊ नहीं रहेगी।
और इसके अलावा यह भी बता दें कि नील बहुत कम दाम में बिकता था, इस कारण नील उपजाना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के कारिंदे किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे, लेकिन ये मनमानी उतना दिन नहीं चली। एक राजकुमार शुक्ल थे, जिनके बुलावे पर गांधी जी वहाँ पर आके नील की खेती से मुक्त कराएं किसानों को। यानी कि नील की खेती से मुक्त कराने के लिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह हुआ है, आगे आप पढ़िएगा क्लास 10th में। चंपारण जाकर आंदोलन छड़े, तब हम लोगों को मुक्ति मिली थी नील की खेती से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के जितने भी प्रश्न एवं उत्तर थे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।